कई पिछड़े अपना अधिकार और हक मांगते हैं तो कह दिया जाता है ये लोग जातिवादी हैं। जब यही पिछड़ों पर, दलितों पर, हमारे अल्पसंख्यक भाइयों पर, आदिवासियों पर उनके हक मारे जाते हैं तो हक मारने वालों को कोई जातिवादी नहीं कहता है, शोषण करने वालों को कोई जातिवादी नहीं कहता है। सही है कि आदरणीय राहुल जी ने 2024 के चुनाव आते आते जातीय जनगणना का समर्थन किया है, लेकिन ये सच्चाई को भी आप इनकार नहीं कर सकते। जब जातीय जनगणना के इतिहास पर आप चर्चा कर रहे, अगर कांग्रेस के साथी उस समय चाहते तो 2011 में ही डेटा आने से कोई रोक नहीं सकता था। ये कहीं ना कहीं, अब अनवर साहब वरिष्ठ नेता हैं, हम लोग तो बहुत नौजवान थे उस समय, और ज़्यादा नौजवान थे, हमें नहीं एहसास है किन किन लोगों ने षड्यंत्र किया होगा। दुर्भाग्य देखिए, आज़ादी के इतने सालों बाद भी देश की आबादी का सबसे बड़ा बहुमत का वर्ग जो है, वो वर्ग आज तक ये हक और अधिकार नहीं ले पाया कि आखिर वो संख्या की तादाद में कितने हैं। सबसे पहले इस मौके पर डॉक्टर लक्ष्मण जी को मैं बधाई देता हूँ कि उन्होंने देश के तकरीबन 60% 65% लोग ऐसे हैं जिनके दिल में, दिमाग में एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा हुआ है कि आखिर हम लोग क्या हैं, हमारी तादाद क्या है, आखिर इस देश के अंदर हमारी स्थिति क्या है, हमारी हैसियत क्या है, हमारे हक और अधिकार और हमारे बारे में जो शासन और सत्ताएं नीतियां बना रहे हैं, उन नीतियों को बनाने का आखिर आधार क्या है। और इस बात को लेके, जैसा अनवर साहब ने कहा, नवीन जी को मैं नहीं सुन पाया, मैं विलम्ब से आया, ये ज़रूरी है कि जब तक जाति आंकड़े सामने नहीं होंगे तब तक मैं समझता हूँ जो नीतियाँ और कार्यक्रम बन रही वो अंधेरे में तीर चलाने जैसी हैं। और मैं सौभाग्यशाली हूँ इस बात को लेकर, जिस बात का जिक्र अनवर साहब ने किया, 2011 की जातीय जनगणना की जब शुरुआत शुरू हुई थी तो हो सकता है अनवर साहब आपने राज्यसभा से इस बात को शुरू किया हो, चूँकि मैं लोकसभा में था, मुझे उस बात का एहसास नहीं है, लेकिन हाँ मुझे इस बात का एहसास ज़रूर है कि लोकसभा में रहते हुए श्रद्धेय नेताजी ने, श्रद्धेय शरद जी ने, आदरणीय लालू प्रसाद जी ने और ये तीनों ही नेताओं की तिगड़ी ने जो देश के अंदर जातीय जनगणना को लेकर 2011 में एक अलग जगाने का काम किया था, और मैं समझता हूँ पूरे देश में अब तक सबसे ज़्यादा, शायद या उस समय तक सबसे ज़्यादा जातीय जनगणना की अगर मांग और मुद्दा कभी बना था तो उसी समय हमारे इन महान नेताओं की मेहनत से, इनके लगा सजगता से, या इनके उस समय इस मुद्दे के प्रति जो संवेदनशीलता थी, उस वजह से ही देश के अंदर जातीय जनगणना एक बड़ा मुद्दे के तौर पे खड़ा हुआ। और सही कह रहे हैं आदरणीय अनवर साहब कि उस समय जहां हमारे ये तीनों नेता जातीय जनगणना के लिए संघर्ष कर रहे थे और इनके संघर्ष के प्रभाव और दबाव में आकर जो लोग परंपरागत तौर पर जातीय जनगणना के खिलाफ थे, पिछड़ों के हक और अधिकारों के खिलाफ थे, जिन दलों के देखरेख में, नेतृत्व में, उनकी नीतियों के कारण पिछड़ों के साथ आज़ादी से लेके अब तक जो सौतेले व्यवहार हुए, वो दल भी बढ़ चढ़ के बयानबाजी जातीय जनगणना के पक्ष में कर रहे थे। और मैं अब तक मैं समझता हूँ 15 साल पहले रह लिया, लगभग 1.5 से 2 साल अब हो रहे हैं, लगभग मेरा संसदीय जीवन हो गया है 17 साल का। मैंने उस समय तक या अब तक जितना एक मत सदन को जातीय जनगणना पे देखा, उस बहस और चर्चा में देखा, वो आदरणीय अनवर साहब अभी तक कभी मुझे देखने का मौका नहीं मिला। लेकिन आप सोचिए, जहां देखने में पूरा सदन एक दिख रहा था, एक भी सदस्य उसकी खिलाफत में नहीं था, तो क्या कारण है? जब कोई खिलाफ में नहीं है तब भी जातीय जनगणना नहीं हुई। मैं साथी लक्ष्मण जी के दिए हुए इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, और मैं समझता हूँ देश के विद्वान लोगों के बीच मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि जहाँ देखने में एक तरफा समर्थन मिल रहा हो जातीय जनगणना को, वही सोचिए तिकड़म कैसी हुई
कि जहां 2011 में आंकड़े आ जाने चाहिए थे, आज हम और आप सब बहस कर रहे हैं 26 में। उस समय की जो अलग जगह थी, हालांकि समाजवादियों का और पुराना इतिहास है पिछड़ों को लेकर। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने नारा दिया था, सन सोपा ने बांधी घाट, पिछड़े पावे 100 में 60। ये नारा आज से नहीं, 60 के दशक से, 50 के दशक से, 50 के लास्ट के दशक से, जब लोहिया जी सदन में हुआ करते थे, स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा जी ने कमान थामी और समाजवादी लोग लगातार इस बात को लेके चले। आगे आते आते जब से नेताजी उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति के मुख्य धारा में पहुँचे, तो उन्होंने इस बात को लगातार अलग को जगाने का काम किया। अलग अलग प्रांतों में अलग अलग तरीके से चला। बिहार में मानी लालू जी से लेके शरद जी तक ने और चलाई है। लेकिन आप सोचिए, मंथन का समय ये है कि दुर्भाग्य देखिए, आज़ादी के इतने सालों बाद भी देश की आबादी का सबसे बड़ा बहुमत का वर्ग जो है, वो वर्ग आज तक ये हक और अधिकार नहीं ले पाया कि आखिर वो संख्या की तादाद में कितने हैं। नीति कार्यक्रम बने, सरकार की योजनाएं बने, सरकार का बजट खर्च हो, तो उस बजट के ऊपर, उन योजनाओं के ऊपर उनका क्या हक बनता है, आज तक इसका आकलन नहीं कर पाए। लेकिन मैं कह सकता हूँ, जिस तरह आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर जो एक उदाहरण पेश किया है पीडीए परिवार को एक करने का, जहां हम बात केवल पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए या हक और न्याय या जनगणना या उनके आने वाले आरक्षण की बात नहीं कर रहे हैं। मैं समझता हूं आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए का एक फार्मूला दिया है, जिसमें हमारे दलित भाइयों को मान दिलाना है, सम्मान दिलाना है, हक दिलाना है, अधिकार दिलाना है, न्याय दिलाना है, वहीं हमारे पिछड़े भाइयों के साथ भी यही होना। और हमारे जो अल्पसंख्यक भाई हैं, विशेषकर मुसलमान भाइयों के साथ जो नफरत भरी राजनीति देश और उत्तर प्रदेश की सरकारें कर रही हैं, या जो लोग दिखाते हैं नक्शे में कि भारत के अधिकांश राज्यों में जिनकी सत्ताएं हैं, वो सारी सत्ताएं अगर किसी का शोषण कर रही हैं तो हमारे पिछड़े भाइयों का कर रही हैं, हमारे दलित भाइयों का कर रही हैं, और हमारे अल्पसंख्यक भाइयों के तो और ज़्यादा दुर्दशा कर दी कि उनके प्रति तो नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है। अनवर साहब, ऐसे में जब माननीय अखिलेश यादव जी ने एक फार्मूला निकाला पीडीए का, इस पीडीए के माध्यम से उन्होंने दिया उसको नाम पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक, उस पीडीए के फार्मूले के, माननीय अखिलेश जी के फार्मूले को जो समर्थन दिया है उत्तर प्रदेश के जनमानस ने, उस समर्थन ने जरूर आज के सत्ताधारियों को हिलाने का भी काम किया है, सोचने पर भी मजबूर किया है। अभी पिछले सत्र में ही चर्चा हो रही थी सप्लीमेंट्री बजट पे अनवर साहब, तो मैंने कहा कि माननीय अखिलेश जी के दबाव में, पिछड़ों, दलित और अल्पसंख्यकों की हैसियत के दबाव में आके वर्तमान केंद्र सरकार ने घोषणा तो की है, लेकिन कब करेंगे आज तक इसकी कोई तारीख नहीं आई है। क्या ड्राफ्ट होगा जनगणना का, उस जनगणना के ड्राफ्ट में पिछड़ों का कॉलम होगा कि नहीं होगा, उस पिछड़े के कॉलम में उन पिछड़ों की जो दुर्दशा है आर्थिक तौर पर, उनकी संपदा के तौर पर, उनकी आर्थिक स्रोतों के तौर पे, संपत्ति के तौर पर, रोज़गार के तौर पे, सरकारी सेवाओं में, प्राइवेट सेवाओं में, ये जो तमाम तरीके के सवाल हैं पिछड़ों के, पता नहीं उस जातीय जनगणना का हिस्सा होंगे भी कि नहीं होंगे। लेकिन मैं इस मौके पर जब प्लेटफॉर्म दिया है साथी लक्ष्मण जी ने, तो मैं अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की ओर से और अपनी पार्टी की ओर से कहना चाहता हूँ, हमारे दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक भाइयों के खिलाफ या समाज में कोई भी पीड़ित हैं, दुखी हैं, उनके पक्ष में, उनके अन्याय के खिलाफ, उनके पर हो रहे अन्याय के खिलाफ हम समाजवादी लोग तबीयत से संघर्ष करते रहेंगे। ये हम आज इस मौके पर यहाँ उपस्थित सभी विद्वान साथियों के बीच विश्वास और भरोसा दिलाना चाहते हैं। इसलिए मुझे उम्मीद है, हालांकि क्योंकि दबाव पीडीए परिवार का बन चुका है, हो सकता है उस दबाव के चलते ये सरकार स्वीकार करे, लेकिन जैसा जातिगत जैसा एसआईआर के बारे में अनवर साहब कह रहे थे, और जो शंकाएं हैं, डेटा के तोड़ फोड़ करने में तो एक्सपर्टीज़ है वर्तमान सरकार को, और ये बात हम ही नहीं कह रहे हैं, नवीन कुमार जी जैसे कुछ चुनिंदा पत्रकार साथी ही नहीं कह रहे हैं, अब तो देश और दुनिया की बड़ी बड़ी संस्थाएं इस बात को मानती हैं कि भारत सरकार से
सच्चाई का डेटा लेना बहुत कठिन काम है। वो मोटिवेटेड मिलता है, कुछ ना कुछ उसमें मैनिपुलेशन मिलता है। तो ये संकट तो हैं सामने, लेकिन हमें यकीन है अपने पीड़ित परिवार की एकता के ऊपर, उनकी क्षमता और ताकत के ऊपर कि हम लोग संघर्ष करके हक, अधिकार और न्याय दिलाने का काम करेंगे। ये सही है कि आदरणीय राहुल जी ने 2024 के चुनाव आते आते जातीय जनगणना का समर्थन किया है, लेकिन ये सच्चाई को भी आप इनकार नहीं कर सकते। जब जातीय जनगणना के इतिहास पर आप चर्चा कर रहे, अगर कांग्रेस के साथी उस समय चाहते तो 2011 में ही डेटा आने से कोई रोक नहीं सकता था। ये कहीं ना कहीं, अब अनवर साहब वरिष्ठ नेता हैं, हम लोग तो बहुत नौजवान थे उस समय, और ज़्यादा नौजवान थे, हमें नहीं एहसास है किन किन लोगों ने षड्यंत्र किया होगा, वो तो आपको एहसास होगा। लेकिन हाँ, पिछड़ों के साथ षड्यंत्र ज़रूर हुआ, नहीं तो 2011 आते आते जातीय जनगणना हो चुकी और शायद लक्ष्मण जी आज आपको ये किताब लिखने की आवश्यकता भी नहीं महसूस होती, क्योंकि वो जनगणना नहीं हुई, न्याय नहीं मिला, हक नहीं मिला, आंकड़े नहीं आए, नीतियां बनाने में कहीं सहयोग और समर्थन जो डेटा का मिलना चाहिए वो नहीं मिला। इसके साथ ही लक्ष्मण जी जैसे लोग आज मजबूर हुए हैं कि जातीय जनगणना के इतिहास से लेके उसके जो लगातार संघर्ष चला, उस संघर्ष से लेके आने वाली जो समय में ज़रूरतें हैं, उन ज़रूरतों को लेके साथ ही लक्ष्मण जी को आज ये किताब लिखने पर मजबूर होना पड़ा। मैं समझता हूँ और 11 में हमारे साथी जाग गए होते तो आज इसकी भी आवश्यकता न पड़ती। लेकिन आज इस मौके पर जब ये किताब की चर्चा हो रही है, और ये किताब केवल किताब तक नहीं है, ये किताब में जो बातें लिखी गई हैं, जो बातें रखी गई हैं, या जो विचार हैं, ये विचार आज देश की ज़रूरत बन चुके हैं। और कैसे कैसे हथकंडे होते हैं अनवर साहब, जब कई पिछड़े अपना अधिकार और हक मांगते हैं तो कह दिया जाता है ये लोग जातिवादी हैं। जब यही पिछड़ों पर, दलितों पर, हमारे अल्पसंख्यक भाइयों पर, आदिवासियों पर उनके हक मारे जाते हैं तो हक मारने वालों को कोई जातिवादी नहीं कहता है, शोषण करने वालों को कोई जातिवादी नहीं कहता है, और जिनके साथ शोषण हो रहा है, शोषित हैं, उनको सब जातिवादी ठहरा देते हैं।